जय श्री राम। मित्रों, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है वो सभी लोगों के लिए, वो सभी मेरे मित्रों के लिए जो शायद बहुत हाल फिलहाल में ही माता पिता बने हैं। कुछ ही दिनों में 3-4 नवजातक शिशुओं की या कुछ 3-4 साल के बच्चों की कुंडलियां मेरे साथ आईं और उनका विश्लेषण के लिए मेरे सामने जब ये रखा गया कि मैं ये देखा जाए कि कुंडली किस प्रकार की है, बच्चा आगे चलकर कैसा बनेगा, क्या करियर होगा। कुछ एक दो मेरे मित्रों ने ये बात भी कही कि क्या बच्चों की कुंडलियों को अध्ययन करना चाहिए, बच्चों की कुंडलियों को क्या ज्योतिषी से, एस्ट्रोलॉजर से दिखवाना चाहिए। तो ये एक बहुत गंभीर और इम्पॉर्टेंट विषय है। तो इसी को लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ कि क्या बच्चों की कुंडलियों को अध्ययन करना चाहिए। मुख्यतः हमें यहाँ पर क्यों अध्ययन करना है और क्यों नहीं करना, इन दोनों विषय के बारे में आज हम बात करेंगे। अध्ययन नहीं कराना है, क्यों नहीं? क्योंकि 12 वर्ष तक का एक ऐसा पड़ाव है, 12 वर्ष की एक ऐसी आयु है जहां हमारे शास्त्रों ने ये कहा गया कि 4 साल जो है माता के कर्म, 4 वर्ष जो है वो पिता के कर्म और 4 वर्ष जो बालक हुआ है उसका खुद का प्रारब्ध, उसके खुद के कैसे कर्म रहे हैं पिछले जन्म में, उसके अनुसार वो 12 वर्ष की आयु को वो जीता है। माता पिता के कर्म का पूरा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। ये बात आपको मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। 12 वर्ष के बाद ही बच्चे की जो करियर लाइन है, जो हम उसका करियर का चुनाव करना चाहते हैं, उसकी रुचि जानना चाहते हैं, उसके बाद अध्ययन कराना चाहिए। लेकिन अध्ययन क्यों कराना है? जब भी बच्चा छोटा है, बहुत कम उम्र में ही अध्ययन केवल इसलिए जरूर करवा लीजिए कि उसका स्वास्थ्य कैसा है, आयु का योग कैसा है, उसके कुटुंब में, उसका परिवार में उसका व्यवहार कैसा रहने वाला है, कि कोई इस प्रकार की कुछ कमी तो नहीं जिस पर माता पिता को कार्य करना है, उसको किन चीजों को सिखाना है। कोई ऐसी कमी तो नहीं आने वाली आगे जीवन में जिससे अभी से हम कुछ ऐसा कर्म या ऐसे कार्य करके उसमें वो संस्कार डाल सकें कि वो अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जा सके। यदि कुंडली में कोई 1-2 ऐसे कुछ योग हो जो बच्चे के आगे जीवन के लिए ठीक ना हो, तो हम अभी से कुछ कार्य, कुछ कर्म, कुछ ऐसे संस्कार उत्पन्न करें जो उसके आगे आने वाले भविष्य के लिए सही हो। तो इसी श्रृंखला में आज मैं आपके सामने कुछ कुंडलियों को लेकर उनको उसका विश्लेषण किस हद तक हमें करना चाहिए, ये लेकर आज आपके सामने उपस्थित हूं। सबसे पहले मैं एक जातिका यानी कि एक छोटी बच्ची की एक कुंडली है, उसको लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। ये कुंडली है एक छोटी बच्ची की जिसका डेट ऑफ बर्थ है 5 फरवरी 2014। चंडीगढ़ का इनका जन्म है। ये कन्या लग्न की कुंडली बनती है और सबसे पहले, हर बार की तरह सबसे पहले हमें देखना चाहिए लग्न और लग्नेश की स्थिति कैसी है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लग्नेश 6ठे भाव में जाकर बैठे हैं, यानी रोग रिपु ऋण के भाव में जाकर बैठे हैं, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। लेकिन बचाव कहां पर हो जाएगा? केंद्र में ही गुरु बैठे हैं और गुरु की सीधी दृष्टि, 9वीं दृष्टि लग्नेश पर है, तो इनको कोई ना कोई सपोर्ट जरूर मिलती रहेगी। यहाँ पर देखने की बात है, लग्नेश यानी कि बुध, कन्या राशि के जो स्वामी हुए बुध, वो जो 6ठे भाव में जाकर बैठे हैं, और गुरु दोनों ही केंद्राधिपति दोष से ग्रसित हैं। गुरु केंद्र में बैठे हैं, इसलिए इनका प्रभाव हमें सकारात्मक यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन वक्र अवस्था में है। किसके नक्षत्र में बैठे हैं? राहु के नक्षत्र में, यानी कि अपने शत्रु के नक्षत्र में बैठे हैं और वक्रत्व है, उनका वक्री का प्रभाव हमें मिलेगा यहाँ पर। तो गुरु का बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव हम यहाँ पर नहीं मान सकते। लेकिन गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, तो इनकी दृष्टि यदि लग्न पर हो, चंद्रमा पर हो या किसी भी ग्रह पर जब पड़ती है, किसी भाव पर जब पड़ती है, तो वो फल को अच्छा ही करते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात है कि किस प्रकार के योग बने हुए हैं। यहाँ पर हमें बच्चों के लिए सबसे पहले उनकी आयु, उनके स्वास्थ्य और उनके व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार के योग इनकी कुंडली में निर्मित हो रहे हैं। उनका मानसिक और उनका यौगिक दोनों ही प्रकार का विकास किस प्रकार का हो सकता है। यदि हम यहाँ पर बात करें, शनि और राहु की युति अपने आप में एक अच्छी युति नहीं है। मंगल, राहु और शनि तीनों का कुटुंब भाव में बैठना, वाणी भाव में बैठना, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। चंद्रमा क्योंकि केतु की युति में आ गए हैं और अष्टम भाव में आ गए हैं, ये भी एक अच्छा संकेत यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। और चंद्रमा केतु के ही नक्षत्र में है, यानी कि पूरी तरह से ये केतु के ग्रसित
केतु की युति में ही है। अब दूसरी बात हम देखें कि मंगल और राहु का जो यहाँ पर ये अंगारक योग बन गया है, शनि और राहु के साथ युति में होने की वजह से इन्होंने श्रापित योग का निर्माण कर दिया है। और ये लोग किस किस के नक्षत्र में बैठे हैं? मंगल अपने ही नक्षत्र में है, राहु अपने ही नक्षत्र में है और शनि गुरु के नक्षत्र में है। यानी कि तीनों ही ग्रह जो हैं अपने आप में वो बलवान हैं। इन तीनों का ही जो प्रभाव है वो पूरी तरह से जातक के ऊपर पड़ने वाला है। यानी कि वाणी भाव की यदि मैं बात करूं, इनके व्यवहार की यदि मैं बात करूं, तो वाणी में कुछ कर्कशता के साथ यानी कुटुंब में इनका व्यवहार जो है वो बहुत अच्छा आगे चलकर नहीं रहने वाला। कुटुंब में कलह की स्थितियां इनके उत्पन्न हो सकती हैं। यहाँ पर चंद्रमा की भी अगर मैं बात करूं, केतु के साथ युति में है और केतु के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा इनकी मन इनका बहुत पक्का, बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि 11वें भाव के भी मालिक चंद्रमा है और ये अष्टम भाव में बैठे हैं। तो सोर्स ऑफ इनकम के लिए यदि आप पूछना चाहें तो इनको आगे चलकर बहुत मेहनत के साथ ही सोर्स ऑफ इनकम इनको मिल पाएगी। करियर इनका जा सकता है गुरु से संबंधित, क्योंकि सप्तम और दशमेश दोनों, सप्तम और दशम भाव दोनों के ही सप्तमेश गुरु हैं और दशमेश जो है वो बुध हैं। लेकिन बुध क्योंकि छठे भाव में है, यहाँ पर मैं बुध से संबंधित नहीं, मैं गुरु से संबंधित इनको करियर के लिए चुनाव करने के लिए सलाह दूंगी कि शिक्षा के क्षेत्र में जाना इनके लिए सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ पर हम यदि आयु का विचार करें, क्योंकि लग्नेश रोग रिपु ऋण में बैठे हुए हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि है, इनको छोटे रहते ही कोई ना किसी प्रकार के कोई रोग रिपु या कुछ रोग उत्पन्न ऐसे हुए होंगे जिसका इनको सामना करना पड़ा होगा, या अभी तक भी इनके साथ ये ऐसी स्थिति चल रही होगी। लेकिन इनका बचाव है, क्योंकि गुरु की सीधी दृष्टि यानी कि नवम दृष्टि बुध पर है, केंद्र पर ये जो लग्नेश हैं बुध इन पर है, तो इनसे इनका बचाव भी संभव है। यदि क्योंकि ये कन्या है, ये इसलिए इनके पिता ने इनके शादी, इनके व्यवहार के बारे में भी प्रश्न किया था। तो इनकी आजकल महादशा जो चल रही है वो शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र में चंद्रमा का अंतरदशा चल रही है। तो शुक्र की महादशा इनके लिए लाभकारी है, क्योंकि शुक्र जो है वो केंद्र में ही बैठे हैं और गुरु की सीधी दृष्टि अपने घर पर है, चतुर्थ भाव में, इनकी माँ के घर पर। माता भूमि भवन वाहन का पूरा सुख इनको आगे चलकर मिलने वाला है। इनके होने के बाद इनके पिता की फाइनेंशियल स्थितियां भी कुछ स्ट्रांग हुई होंगी, पहले से कुछ मजबूत हुई होंगी। और शुक्र अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, तो ये पूरे बलवान होकर यहाँ पर बैठे हैं। 2035 तक इनका ये समय अनुकूल है। जहां तक मैं आशा करती हूँ कि इसी टाइम पीरियड के अंदर यदि इनका विवाह हो जाता है तो ये इनके लिए सबसे अच्छी बात है। दूसरी कुंडली एक छोटे बच्चे की, जिसका जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है 17/7/2018। ये कुंडली क्या कहती है? ये केवल अभी 2-2.5 साल का ही बच्चा है। इसकी कुंडली में भी हमें ये देख लेना चाहिए कि वाणी भाव कैसा है, यानी कि इनके बौद्धिक और यौगिक विकास की स्थिति कैसी है, इनकी आयु और जो स्वास्थ्य है इनका, किस प्रकार के योग इनके बने हुए हैं। सबसे पहले हम हर बार की तरह देखेंगे कि लग्नेश जो कि दूसरे भाव में जाकर बैठे हैं, यहाँ लग्न की स्थिति कुछ ठीक है, लेकिन हम साथ में युति अगर देखें तो वो है सूर्य की युति और राहु की युति। बुध ज्यादातर सूर्य के युति में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर राहु के होने से कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि सूर्य को राहु ने ग्रहण लगा दिया और बुध के साथ इन्होंने जड़ योग बना दिया। वाणी भाव में बुध का बैठना, बुध कारक है वाणी के और आपकी बुद्धि के। यदि वो सूर्य के साथ अस्त हैं तो भी वो ठीक नहीं है, और राहु की युति में है जो कि जड़ योग भी होता है, वो भी ठीक नहीं है। यहाँ पर ये जो बच्चा है, इसको जो वाणी होगी और जो उसका बौद्धिक विकास जो है उसको लेकर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स का सामना इनको करना पड़ सकता है। वाणी या तो बहुत धीरे धीरे, बहुत टाइम से आएगी, बहुत लेट बोलना शुरू करेंगे, कुछ कर्कशता के साथ हो सकती है, या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम वाणी से लेकर या बुद्धि से लेकर इनको आ सकती है। उसका क्या कारण है यहाँ पर कि राहु की युति और सूर्य से बुध का अस्त होना। उसके साथ ही साथ अगर हम चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वो तीसरे भाव में शुक्र की युति में है। शुक्र की युति में चंद्रमा का होना वैसे तो अपने आप में एक अच्छी बात है, लेकिन इसका एक जो एक नेगेटिव इफेक्ट है वो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि शुक्र और चंद्रमा की युति को कुछ हद तक नेगेटिव भी लिया जाता है। इसको हम ऐश्वर्य की, धन संपत्ति के हिसाब से यदि देखें तो ये बहुत अच्छा योग है, लेकिन यहाँ पर हमें इसीलिए बच्चों की कुंडलियों को डिस्कस करना चाहिए कि आगे चलकर उनका व्यवहार, उनका चरित्र किस प्रकार का रहने वाला है।
यही कुछ ऐसी छोटी बातें हैं जिसका ध्यान माँ बाप यदि रखे, माता पिता को किस प्रकार के संस्कार उनके अंदर डालने हैं, माता पिता का खान पान कैसा है, घर में व्यवहार कैसा है, घर में आपके वातावरण कैसा है, किस प्रकार का आचरण आपका है, उन सभी का प्रभाव आपके बच्चों पर भी पड़ता है। यदि उनकी कुंडली में इसी प्रकार के योग बने हुए हों जो कि उनके चरित्र से संबंधित हो, उनके आगे व्यवहार से संबंधित हो, तो सबसे पहले आपको अपने आचरण पर भी ध्यान देना पड़ेगा। माता पिता के सभी प्रकार के कर्मों का पूरा पूरा प्रभाव बच्चों पर जाता है। केवल यही एक मुख्य कारण है जिसलिए हमें बच्चों की कुंडली डिस्कस कर लेनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि 12 वर्ष के बाद अनुमति दी गई है, लेकिन आज के परिवेश में परिस्थितियां कुछ अलग हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखना, यानी कि उनका बौद्धिक विकास, उनकी आयु, उनका जो स्वास्थ्य है, वो पहले से अब बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी हैं परिस्थितियां। इन चीजों को ध्यान में जरूर रखना पड़ेगा। केतु और मंगल की युति, यानी कि ये भी एक तरह से अंगारक योग का ही निर्माण यहाँ पर हो रहा है, और सीधी दृष्टि जो है कुटुंब भाव पर है, वाणी भाव पर है। यहाँ पर पहले की ही तरह कुटुंब में प्रॉब्लम भी हो सकती है, कलह की स्थितियां बनी रह सकती हैं, अपने व्यवहार से भी बच्चे के आगे चलकर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। उसका ये तो रीजन है ही। साथ में शनि की दृष्टि को देखिए, भाग्य स्थान को देखते हैं, लग्न को देखते हैं, और कुटुंब भाव को, यानी कि ये जो माता का घर होता है, यहाँ पर भी देखते हैं। कलह की स्थितियां तो बहुत जगहों से निर्मित हो जाती हैं। यहाँ पर लग्न पर शनि की दृष्टि होने से जो भी कार्य करेंगे वो विलंबित होंगे, बहुत देरी से होंगे। जैसे कि हमने यदि वाणी की यदि बात कर ली, बौद्धिक विकास की यदि हमने बात कर ली, तो वो भी कुछ धीरे धीरे हो सकता है। भाग्य की यदि मैं बात करूं तो शनि भाग्य पर अपनी दृष्टि रखते हैं, इसमें भी थोड़ी सी रुकावट देंगे, लेकिन देंगे जरूर। आगे चलकर जब भी हम इनके विवाह की बात करेंगे तो विवाह भी इनका कुंडली मिलान करके ही होना चाहिए, क्योंकि शनि तो केंद्र में है, सीधी दृष्टि इनकी लग्न पर है, और केतु के नक्षत्र में बैठे हैं, यानी कि पूरी तरह से बलवान है। यहां पर हम जो मुख्य हमारा पॉइंट है डिस्कस करने का, वो है बच्चे का बौद्धिक विकास। वो है राहु और बुध की युति जो जड़त्व योग बनाती है। यहाँ पर उनकी डिग्रियों को अगर हम देखें तो सूर्य 0 डिग्री पर, राहु 12 डिग्री पर, और बुध जो है वो 26 डिग्री पर, यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रह हुए इनके राहु। अंश वाइज भी राहु सबसे स्ट्रॉन्ग हुए, जिन्होंने सूर्य को ग्रहण तो लगा ही दिया और बुध को जड़ योग में डाल दिया। यहाँ पर सूर्य को और बुध को बलवान करना अत्यंत आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली नेचुरली, क्योंकि उनके राहु जो है अपने आप में एक बलवान ग्रह होकर बैठे हुए हैं। और वाणी भाव पर केतु और मंगल दोनों की ही सीधी दृष्टि है, इसलिए इनको इस प्रकार के कुछ उपाय कर लेने पड़ेंगे जिससे इनका सूर्य बलवान हो, उनका बुध बलवान हो। गुरु को भी इनको थोड़ा सा संभाल कर चलना पड़ेगा। वैसे तो ये त्रिकोण में बैठे हैं और यहाँ पर गुरु कारक होते हैं, लेकिन राहु के नक्षत्र में बैठे होने की वजह से इनको गुरु को अपने स्ट्रॉन्ग बलवान करना पड़ेगा। चरित्र का अपना पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। यदि कुछ चारित्रिक हनन ये करते हैं या परिवार में कुछ इस तरह का कुछ व्यवहार होता है, तो ये अच्छी दिशा में जाने की बजाय अपना नेगेटिव डायरेक्शन में जाना शुरू हो सकती है ये बात, क्योंकि इनके कुछ जो पितृदोष का भी मैं आपको बता दूं कि पितृदोष भी यहाँ पर निर्मित होता है। इसलिए बच्चों की कुंडलियों को डिस्कस कर लेना कई बार बहुत जरूरी है कि कुछ इस प्रकार के योग तो नहीं बने हुए जिनको हमें बचपन में ही संभाल लेना चाहिए। ईश्वर ने हमें एक मूर्ति दे दी जो कच्ची मिट्टी से बनी हुई है, उसको सजाना संवारना माता पिता के हाथ में होता है काफी हद तक। किस प्रकार की कुंडली बच्चे की कुछ कहती है, क्या संकेत करती है, उस तरह से हमें कार्य करना है और आगे उसी दिशा में हमें बच्चों को ले जाना है। तो आशा करूंगी कि ये विषय आप लोगों के लिए भी आवश्यक होगा, इम्पोर्टेंट होगा। तो जब भी बच्चों की कुंडलियों को डिस्कस करना हो तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की कहीं ऐसी आवश्यकता नहीं है, 12 वर्ष तक स्पेशली। लेकिन उनके जो मुख्य कुछ ऐसे चीजें हैं जैसे कि आयु, उनका व्यवहार, उनका बौद्धिक विकास, इन पर जरूर एक बार अध्ययन करवा लेना चाहिए। जय श्री राम।